हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया मोशन इन वन डायमेंशन। उसमें हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे थे। द फर्स्ट सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट वाज पाथ लेंथ या डिस्टेंस। पाथ लेंथ का मतलब क्या है? जो कि टोटल पाथ ऑब्जेक्ट कवर करता है इन टाइम t। उसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, सिर्फ हमें कितना उसने पाथ या डिस्टेंस कवर किया, दैट इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ और डिस्टेंस। उसके बाद फिर हमने डिस्कस किया था अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जिसमें कि हमें डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन कर रहे हैं तो इसलिए वी आर कंसर्न ओनली विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे हम डायरेक्शन, और अगर वी आर गोइंग इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन देन वी विल टेक माइनस, तो वो हमारा माइनस डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट, how we define displacement, the difference between the final and the initial position of an object in time t, that is called as displacement of an object। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर का क्या मतलब है ये हम डिटेल में आगे समझेंगे, बट अभी के लिए हम उसके मैग्नीट्यूड और हमें उसका डायरेक्शन भी कंसिडर करना है। उसके बाद हमने पहला डिस्कस किया पाथ लेंथ और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा डिस्प्लेसमेंट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है व्हेन वी आर कंसर्न्ड ओनली विद द मैग्नीट्यूड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि हम डायरेक्शन भी हमें इसमें लेना है। उसके बाद फिर हमने कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ स्टडी किए थे और हमने देखा किस टाइप के हमने ग्राफ्स लिए थे। फॉर एग्जांपल ग्राफिकली अगर हम देखें, यहां पर मैं क्या प्लॉट कर रही हूं, पोजीशन वर्सेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस ग्राफ का मतलब क्या है कि टाइम के साथ ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी। फिर हमने कैसा ग्राफ लिया था? हमने बहुत सारे ग्राफ स्टडी किए। एक स्ट्रेट लाइन, द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ द डिस्टेंस, हम अगर डायरेक्शन इंक्लूड कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो यहां पर कैसा है, यूनिफॉर्म। फिर हमने कैसा पोजीशन टाइम ग्राफ लिया, ये ऐसे भी हो सकता है कि जो हमारा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का दैट इज नॉट यूनिफॉर्मली चेंजिंग विद टाइम। तो इस बात को समझने के लिए कि हाउ फास्ट इज द ऑब्जेक्ट मूविंग विद टाइम, और कितना फास्ट उस ऑब्जेक्ट का और कितना स्लो उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ये इंफॉर्मेशन हमें किस चीज से मिलती है? हमें मिलती है एवरेज वेलोसिटी से और एवरेज स्पीड से। इन दोनों में हमने फर्क समझा था लास्ट लेक्चर में। सो हाउ डिड वी डिफाइन एवरेज वेलोसिटी? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमने इसको डिफाइन किया था x एट टाइम t2 माइनस x एट टाइम t1। सो चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम। इसका यूनिट्स क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। हर क्वांटिटी का हमें यूनिट के साथ उसको समझना है, और पाथ लेंथ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होगा, मीटर्स, डिस्टेंस का भी। ओके, यू कैन टेक एनीथिंग, मीटर, किलोमीटर, जिस भी सिस्टम में आप काम वर्क कर रहे हैं, एमकेएस और सीजीएस, यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू दैट योर यूनिट्स। उसके बाद हमने क्या समझा? सो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी क्या बताती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें और वी कैन से इट डिटरमाइंस द स्लोप ऑफ द कर्व। हम स्लोप के बारे में डिटेल में आगे फिर से समझेंगे, बट अभी इसका क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये
इस ग्राफ में द डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग विद टाइम, इसका जो रेट है वो कैसे चेंज हो रहा है, दैट इज गिवन बाय एवरेज वेलोसिटी. ओके, और दिस इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी मीटर पर सेकेंड. और फिर हमने एवरेज वेलोसिटी के बाद एवरेज स्पीड को डिफाइन किया था. एवरेज स्पीड इज अगेन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी व्हेन वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द डायरेक्शन. टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम, दैट वी डिफाइंड एज एवरेज स्पीड. इसके बाद ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया था और हमने एक दो प्रॉब्लम्स भी किया था. अब इसी को आगे बढ़ाते हुए, now what is the next question we would like to ask? So the next question is, हम क्या स्टडी करना चाहते हैं? What is the velocity of the object at any instant? अभी हमें इससे क्या मिला? The velocity of an object in a given interval of time. अब हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जानना चाहते हैं. वेलोसिटी मतलब विद डायरेक्शन. ओके, सो उसको जानने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज टू गेट द इंट्यूटिव आइडिया ऑफ द डेरिवेटिव और लिमिट. वो हम इस लेक्चर में सीखेंगे. तो उसको स्टार्ट करते हैं. और डेरिवेटिव और लिमिट के इंट्यूटिव आइडिया को जानने के बाद हमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिलेगा वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ठीक है, इसको कैसे अप्रोच करेंगे? तो हम करने के लिए हम पहले करेंगे वी विल गेट इंट्यूटिव आइडिया ऑफ डेरिवेटिव लिमिट. ओके, नाउ कोई भी एक हम लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट किसी एक हाइट से हमने ड्रॉप कर दिया. सो द पोजीशन अगर हम उसका एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखें तो वो क्या होगा? द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट dropped from some height as a function of time. ये फंक्शन हम आगे डिराइव भी करेंगे, पर एज ऑफ नाउ आप इस फंक्शन को कि हमारा जो पोजीशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये है टाइम in seconds. S is equal to 4.9 t square. और 4.9 की हमें यूनिट्स भी लिखनी होगी इसमें, अदरवाइज S का यूनिट डिफाइन नहीं होगा. मीटर पर सेकेंड. ओके, सेकेंड्स. दिस इज गिवन टू अस. ओके, ये हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ये कैसे आता है फॉर एन ऑब्जेक्ट ये भी हम डिराइव करेंगे. पर अभी हमें क्या सीखना है? द आइडिया ऑफ डेरिवेटिव. उसके लिए हमने क्या लिया? द फंक्शन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम सम हाइट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, सो दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग. बाकी और अभी हम कोई और बात नहीं करेंगे. ठीक है, उसके बाद बाकी ये फिर से हम इन डिटेल में ये कैसे हमारे पास एक्सप्रेशन है ये भी आएगा. नाउ अब एवरेज वेलोसिटी हम समझ चुके हैं. वी नो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम इज एवरेज वेलोसिटी, राइट? तो हम इस प्रॉब्लम को, लेकिन अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t. So our objective is
to find the velocity of an object, of this object, okay, at any, or we can take a particular instant, for example t is equal to 3 seconds, okay, at time t is equal to 3 seconds. ये हमारा इस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव है. We want to find the velocity of this object at time t is equal to 3 seconds. अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे? So we will use the concept of average velocity. Okay? ये निकालने के लिए, पर हमें पता है कि average velocity के लिए हम क्या निकालते हैं, उस velocity in a interval of time. तो हम क्या लेंगे? Interval of time ही लेंगे. तो interval of time के लिए हमारे पास दो टाइम है t1 t2. So let us take final time t2 as 3 seconds और हम t1 को चेंज करते जाएंगे. So basically we are approaching this time from left. Okay? तो हमारा अप्रोच क्या होगा? We will find average velocity in a time interval, और वो हम टाइम इंटरवल चेंज करते जाएंगे. टाइम इंटरवल t1 and t2 is equal to 3 seconds. Okay? So we will find the average velocity of this object in a time interval t1. t1 we will change and t2 will fix at 3 seconds. तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज वेलोसिटी? ऑलरेडी हमने डिफाइन कर लिया है. हमने कैसे डिफाइन किया था? ये हमारे पास पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है. सो t1 हम चेंज करेंगे. पहले t2 पे उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन कितनी होगी? 4.9 into 3, राइट? सो दिस विल बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट, ओके, तो हम कितना होगा एवरेज वेलोसिटी in a given interval of time, distance traveled by object, okay, in our interval of time. At t2 minus distance traveled, we should take displacement, sorry. Okay, this is a vector quantity. Displacement by an object. इसको फिर से लिख लेते हैं. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं s at t2 minus s at t1 upon t2 minus t1. This will be जो हमने भी डिफाइन किया था. Okay, मीटर पर second, right? So this is our definition of average velocity. ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं. इसी को यूज करके हम क्या करेंगे? We will try to find the velocity of the object at t is equal to 3 seconds. s t2 हमारा फिक्स है 3 seconds. t1 हम चेंज करते जाएंगे. So we will start from t1 is equal to 0 seconds. तो इसमें हम क्या करेंगे? We will make a table. मैं इसको रब कर देती हूँ. ओके, और इसको यहाँ पे लिख देती हूँ s एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. मार्क है 4.9 t and the units of 4.9 is meter per second square. Okay, sorry. Now t square. Now average velocity s at t2 कितना होगा? So not into 3 square, sorry, 4.9 into 3 square. So s, इसको भी s2 लिख लेते हैं और s at t2.
सो s at t2, s at 3 कितना होगा 4.9. हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इनटू 3 स्क्वायर. ओके दिस विल ये सब मैंने कैलकुलेट आप कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो 4.44.1 मीटर. ओके मीटर पर सेकंड स्क्वायर. Time is in second square. You will get the units of displacement as meter. Okay. Now T1. So ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर S मुझे सपोज 0 पे निकालना है तो S at T1 अगर मैंने S कितना लिया T1 0. So this will be 0 meter. So the particle will object will start from origin. Okay. और इसका एवरेज वेलोसिटी इस इंटरवल में क्या होगा मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ. द एवरेज वेलोसिटी विल बी s ऑफ 3 ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा था s ऑफ एट 3 सेकेंड्स माइनस s0 सेकेंड्स अपॉन 3 माइनस 0 दिस इज इक्वल टू 44.1 अपॉन 3. ओके So this will come out to be 14.7 meter per second. Okay, this is meter, this is second, 14.7 meter per second. This you can check in the calculator. Now, अब हम क्या करेंगे हम T1 की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे. So we will make a table and we will follow the same logic. तो in order to find the average velocity at any instant of time हम क्या कर रहे हैं we are approaching this time by taking the time interval from ranging from t1 is equal to 0 to up to little before then 3. So t1 in seconds and I will find the average velocity. Okay, meter by second per second. Now if t1 is take different times, एक मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया. When t1 is 0 कैसे कैलकुलेट करेंगे t2 is fixed. Okay, that is 3 seconds. So when t1 is 0 seconds how we will calculate the average velocity s3 minus s0 where s is a function of t हमें पता है क्या है 4.9 t square राइट. तो हम यहाँ t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और ये s कैलकुलेट कर लेंगे. हम बार बार t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रखते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे. s और s3 फिक्स्ड है ये हमारा चेंज होता जाएगा और ये वाला हमारा टाइम चेंज होता जाएगा. तो ये दोनों वैल्यू चेंज होंगी और हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर देंगे. ओके नाउ व्हेन t1 इज 1 तो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं s3 माइनस s1 मतलब पोजीशन व्हेन t is equal to 3 सेकंड पोजीशन व्हेन t is equal to 1 सेकंड 3 माइनस 1 तो वेलोसिटी हमारा कितना आएगा 44.1 माइनस s1 आप उसमें t is equal to 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा 4.9. सो 44.1 माइनस 4.9 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 तो कैलकुलेट करके क्या आएगा 19.6. ओके एंड दिस इज 14.7. नाउ t2 इज फिक्स्ड. ओके t2 यहां पर है हमारा हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया और ठीक है t2 is fixed. t1 को हम चेंज कर रहे हैं. सो द इंटरवल टाइम इंटरवल इज चेंजिंग. सो पहले हमारा टाइम इंटरवल क्या था 0 and 3 minus 0. अब 1 and 3 we are going close to 3. Okay so time interval is decreasing from the left. Now is 2.
अगर हम t1 क्या लेते हैं 2, तो कितना हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी 24.5. दिस यू कैन चेक विद द क्रॉस चेक विद द कैलकुलेटर. ओके 2.2 25.5 2.5, तो आपका कितना आएगा एवरेज वेलोसिटी 26.96. You can keep up to second decimal place. Okay 2.8 28.42 2.95 29.15. Okay 1552 2.99. So little less than 3. Okay it will be 29.351 meter per second. So these are the average velocities which we got in different time intervals. तो हमने क्या किया, हमने T2 को फिक्स रखा और हमने T1 को वेरी करके डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया. ओके तो हमें कितना मिला, हमने क्या, व्हाट डू वी ऑब्जर्व दैट एज वी चेंज द टाइम इंटरवल द एवरेज वेलोसिटी इंक्रीजेस. ओके तो इन टाइम इंटरवल्स तो हमें कितना मिल गया 2.99. So S3 minus S2.99. So we are almost there. 3 minus 2.99. We calculate the average velocity comes out to be 29.351. अब हम कि हमारी कैलकुलेशंस कि हम velocity of an object we have to calculate at that instant कि हम सही velocity को अप्रोच कर रहे हैं, इसको चेक करने के लिए we can what we can compute, we can again compute taking the time interval t2 t1 as 3 seconds and then approach from the right, and both the limits of these two sequence they should approach to a common limit. ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है कि हम क्या कर रहे हैं कि हम उस जिस भी इंस्टेंट में हमें निकालना है हम उसको अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द लेफ्ट, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरी तरफ से जब हम अप्रोच करेंगे दैट इज कॉल्ड एज राइट हैंड लिमिट. हम उस पॉइंट पे एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन चेक क्या होगा कि जब हम लेफ्ट से अप्रोच करेंगे और जब राइट से अप्रोच करेंगे तो बोथ द सीक्वेंस दे शुड कन्वर्ज टू अ कॉमन लिमिट. ओके अब हम देखते हैं. इस टेबल को यही रहने देते हैं. दिस एज अ पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमारे पास यही रहेगा. नाउ इसको मैं रफ कर देती हूँ. ओके now let us do another computation by taking t1 is equal to 3 seconds. Okay and changing t2. तो बेसिकली हमारे पास क्या था, यहां पर 3 सेकेंड्स टाइम है और हमने पहले t2 इसको फिक्स किया और t1 को हमने चेंज किया. ओके t1 सो दिस इज एज अ टाइम, हम टाइम चेंज कर रहे हैं, टाइम स्केल है. t1 is equal to 0 1 2 और हमने अप्रोच किया 2.99. now what we are going to do, we will do another computation. जब हम इसको t1 हमने बना दिया, t1 फिक्स कर दिया और t2 हमने वेरी किया फ्रॉम अ बिगर वैल्यू और इसको डिक्रीज करते गए. हम पहले हमने t1 को इंक्रीज किया था, t1 इंक्रीज किया था बट द टाइम इंटरवल इज डिक्रीजिंग डेल्टा t. तो हम 3 सेकंड को अप्रोच कर रहे थे
This is your instant at which you want to calculate the average velocity. Okay, तो हमने क्या किया, क्योंकि by using the concept of average velocity we know that कि हमने की average velocity कैसे calculate करते हैं, rate of change of displacement in a given interval of time, right? So हमने यहाँ पर अप्रोच किया था t1 एक स्मॉल जीरो से और हमने t1 को इंक्रीज करते गए बट द इंटरवल वाज डिक्रीजिंग. ओके, नाउ वी वांट टू कीप t1 एज फिक्स्ड और t2 को हम एक बिगर वैल्यू से स्टार्ट कर चेंज करते हुए डिक्रीज करेंगे. पहले हम t1 इंक्रीज कर रहे थे, अभी हम डिक्रीज करेंगे. ओके, सो आई विल मेक वन मोर टेबल हियर. सो बेसिकली तो एवरेज वेलोसिटी का हमारा कैसे रिलेशन होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज वेलोसिटी of this object is equal to s at t2 minus s of t1. t1 is fixed now. t2 minus 3. Okay, and this is in meter per second. So we will start with t2 as 5. अगर हम इसको 5 लेते हैं तो s5 minus s3, s3 remains same 44.1 meter. s5 minus s3, this will become 5 minus 3. Okay, so s5 minus s3, s5 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 4.9 into 5 square, 4.9 into 25, that will give you s5. s3 already we have calculated, 4.9 into 3 square into 9, so that comes out to be 44.1 meter. और उसको हम डिवाइड करेंगे that interval of time 5 minus 3. Okay, this comes out to be 39.2 meter per second. Please be careful about the units. The units has to be same everywhere. Okay, so एक हमारे पास एवरेज वेलोसिटी बहुत हाई है 39.2. now what we will do, we will keep on decreasing the value of t2 and we will approach 3. We will make another table and then you can compare both the tables. Okay, now t2 in seconds and average velocity meter by per second. Okay, now t2 what we are taking 5. What will be the average velocity? This I am writing directly after calculating this. s5 minus s as a function of ts3 when time the displacement at time 5 seconds minus displacement at 3 seconds upon 5 minus 3. Okay, he calculate, it comes out to be 39.2. So here I am directly writing the average velocity 4.8, it comes out to be 38.22, 4.5, 36.75, 4. So we are approaching 3. Okay, here we started with 0 and then we approached 2.99, 34.3, 3.5, 31.85, 3.1, 29.89, 3.05, 29. So do you see, as we are approaching towards 3, both the limits they are converging to almost the very close values. अभी हम because हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, to find the average velocity at any instant, और हमारा वो instant क्या है, t is equal to 3 seconds. तो हमने क्या किया,
हमने we use the concept of average velocity by taking different time intervals और हम क्या कर रहे हैं धीरे धीरे वो टाइम इंटरवल्स को छोटा करते जा रहे हैं. ठीक है, पहले हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया, अब हमने राइट से स्टार्ट किया. 5, 4.8, 4.9 और very close to 3 is 3.01 and we get 29.449. So here what does this teach us? This is seconds, meter per second. This is seconds. Okay. Now you closely observe both the tables. We have taken different time intervals, but we are keep on reducing the time intervals and we are approaching at that instant. Here also, this we are approaching from left and this we are approaching from right. So हम इसको mathematical form में कैसे लिख सकते हैं? So basically, the average velocity, both the at instant 3 at t is equal to 3 seconds is more than 29.351 but less than 29.449. So we have reached almost the value of the velocity of that object at instant t is equal to 3 seconds. How can we write this? So from here and both these sequences they are converging to the same value. So how we can write this mathematically? In the beginning, by mistake, I have written s is equal to 4.9 into t, that is t square. Okay, so please make a note of that. So both the sequence, so what is our result? Both the sequence of average velocities approach to a common limit. This is a very beautiful result. Okay, so at t is equal to 3 seconds. So this shows the correctness of our method. T is equal to 3 seconds. The velocity of an object is more than 29.351 meter per second and less than 29.449 meter per second. Okay, so what I have written here, both the sequence of average velocities approach to a common limit and the velocity of an object at instant at t is equal to 3 seconds is more than 29.351 and less than 29.449. This is at 3.01, right? And how do we write this in mathematical form? Well, remove this. V. So what we have taken delta x over delta t or x at t2 minus this was our definition of average velocity. What we have done, we have taken limit delta t tends to 0. Limit delta t tends to 0. What does this mean? That delta t was a time interval. What we have done, we have kept on reducing the time interval. हम delta t को छोटा करते चले गए, तो delta t किसको approach करता है? 0 को. This is known as instantaneous velocity. Also, we can write this as dx over dt. Here we have taken s, so you can also take s. That is for displacement. The same thing.
Okay, ds over dt. This is the derivative of displacement of s. This is technically known as instantaneous velocity at any instant. Instantaneous means at any instant t. And this is also the derivative. Okay, I will also show you that what does this graphically, how we can understand this. But this is the definition of the derivative of displacement function. Okay, and this is what is known as instantaneous velocity, and this is how we calculate instantaneous velocity of any object at any instant time t by finding the average velocity in an interval, and that interval, that limit tends to 0. Okay, so this is the definition of instantaneous velocity, and this is how we define the derivative of a function. Yes, and graphically I will show you that this derivative is basically the slope of the function at that instant, and that becomes the tangent to that curve. Okay, this is a very beautiful and interesting and important result. Okay, so after that we'll understand this graphically. Okay, thank you.